नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। पाचन प्राणी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम मनुष्य में पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन कर चुके हैं। किस प्रकार से मुख गुहा में पाचन होता है, उसके बाद में आमाशय में पाचन और सबसे अंत में छोटी आंत में हम पाचन का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में बृहदान्त्र के कार्य के बारे में हमने जाना है। तो हमने देखा कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है और उसके पश्चात अवशोषण की प्रक्रिया भी लगभग छोटी आंत में ही संपन्न हो जाती है। तो आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं वह है अवशोषण की कार्य की, यानी फिजियोलॉजी ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। साथ में हम स्वांगीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जिसमें लगभग 30% स्टार्च डाइजेस्ट होती है और स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में भोजन जब आमाशय में आता है तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। वहाँ पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण होता है। प्रोटीन श्रृंखला को तोड़ा जाता है, जिससे पेप्टोन्स और कुछ छोटे पेप्टाइड्स बनते हैं। उसके बाद में भोजन जैसे छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में यकृत से स्रावित होने वाला पित्तरस, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस और आंतरीय उपकला के द्वारा स्रावित होने वाला आंतरीय रस, इन सभी पाचक रसों के द्वारा भोजन के सभी घटकों का यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, संपूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट अपनी निर्माणकारी इकाइयों अर्थात मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। साथ में कुछ मात्रा में मैनोज, एरेबिनोज या जाइलोज शर्कराएँ भी बनती हैं। उसी प्रकार प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात प्रमुख रूप से एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड भी पाचन के उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से वसा के पाचन के फलस्वरूप वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। कुछ मात्रा में मोनोग्लिसरॉइड्स भी पाचन के उपरांत बनते हैं। विटामिन्स का कोई डाइजेशन नहीं होता है। न्यूक्लिक एसिड के पाचन के उपरांत राइबोज शर्कराएँ या डीऑक्सीराइबोज शर्करा, सल्फेट और नाइट्रोजन क्षार हैं, वो पाचन के उपरांत प्राप्त होती हैं। और उसी प्रकार जल का कोई डाइजेशन नहीं होता है और खनिज लवण जो हैं उनका भी कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इस भोजन के पाचन के पश्चात जो उत्पाद हैं उनके रूप में मोनोसेकेराइड्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजन क्षार, आयंस और जल और विटामिन्स, ये भोजन के अंतिम पाचन के उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके अवशोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, अर्थात ये आहारनाल की भित्ति को पार करके रक्त या लसिका में कैसे प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात जब ये रक्त धारा में शामिल हो जाते हैं तो भोजन के इन घटकों का स्वांगीकरण किस प्रकार से होता है। स्वांगीकरण से तात्पर्य है कि ये देह के ऊतकों या कोशिकाओं तक कैसे पहुँचते हैं और फिर बाद में उनका किस प्रकार से जो अपनी बॉडी है वो इनका उपभोग करती है, इनका यूज करती है। तो इन सभी जो चीज़ें हैं इनका इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवशोषण या अब्जॉर्प्शन की। तो अवशोषण की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन के अंतिम उत्पाद या भोजन के पाचन के पश्चात प्राप्त उत्पादों का आहारनाल की उपकला के द्वारा अवशोषित होकर उसको रक्त धारा में या लसिका में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है वो अवशोषण या अब्जॉर्प्शन कहलाती है। भोजन के पाचन के पश्चात ये भोजन के घटक आंतरिक गुहा या जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन कह देते हैं, वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। वहाँ से ये आंतरिक उपकला की कोशिकाओं से अवशोषित होते हैं। आंतरिक उपकला की कोशिकाओं से फिर ये उसके समीप उपस्थित रक्त नलिका या लसिका वाहिनी में प्रवेश करते हैं। तो अवशोषण किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, कौन कौन सी जैविक प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से ये भोजन के घटक या ये जो अणु हैं ये अवशोषित होकर रक्तधारा में प्रवेश करते हैं। तो उसमें से है विसरण या डिफ्यूजन, निष्क्रिय परिवहन जिसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, परासरण या ऑस्मोसिस और बाई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या विद्युत प्रभाव द्वारा। विसरण हम जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब गमन करता है तो उसको विसरण कहते हैं। वसा में विलय जो भी पदार्थ होते हैं वो कोशिका झिल्ली को पार कर जाते हैं, वो आसानी से डिफ्यूज़ कर जाते हैं, जिससे जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या वसीय अम्ल हो सकते हैं या मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, या फिर वसा में घुलनशील जो विटामिन्स हैं वो आंतरिक उपकला की कोशिकाओं या आहारनाल की उपकला की कोशिकाओं को पार करके, क्योंकि वो वसा में घुलनशील हैं, वो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए किसी
ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की या हम कह सकते हैं किसी कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थों का जो अवशोषण है वो विसरण के द्वारा हो जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो या तो पोलर होते हैं यानी ध्रुवीय होते हैं, या फिर वो आयंस होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज होता है। तो ऐसे बड़े ध्रुवीय अणुओं या आयंस का जो अवशोषण है वो सामान्य विसरण के द्वारा नहीं होता है। उसके लिए किसी वाहक अणु या फिर किसी चैनल की आवश्यकता होती है। ये चैनल या वाहक अणुओं का निर्माण हम जानते हैं कि प्लाज्मा क्ला में उपस्थित जो प्रोटीन्स हैं वो इन वाहक या कैरियर मॉलिक्यूल्स या चैनल्स का निर्माण करती हैं। तो अगर यह जो ट्रांसपोर्ट है वो भी दो प्रकार से हो सकता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका की कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है, अर्थात इस दौरान कोई भी पदार्थ है वो अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके विपरीत होता है, जहां कोशिका की ऊर्जा खर्च होती है, एटीपी अणु हैं वो टूटते हैं और एटीपी अणु के टूटने के फलस्वरूप कोई पदार्थ है वो गमन करता है। सक्रिय परिवहन के दौरान पदार्थ अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है। तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में अगर कोई पदार्थ गमन करता है तो कोशिका को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ट्रांसपोर्ट चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, उसके लिए ऐसे पदार्थ जो वसा में घुलनशील नहीं है, या मैंने आपको बताया कि वो कोई बड़े ध्रुवीय अणु हैं या फिर कोई आयंस हैं, उनके लिए किसी चैनल या किसी कैरियर प्रोटीन की या वाहक की आवश्यकता होती है। तो कुछ पदार्थों का परिवहन निष्क्रिय परिवहन द्वारा होता है, यानी वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी या सुसाध्य विसरण जिसको कह देते हैं उस प्रकार से होता है। और उसी प्रकार कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जल का जो अवशोषण है वो ऑस्मोसिस द्वारा होता है, प्राशरण द्वारा होता है। प्राशरण हम जानते हैं कि जब विलायक या जल जो है वो अपनी स्वयं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, या अगर हम विलयन के संदर्भ में करें तो विलायक के अणुओं का किसी विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो गमन है वो ऑस्मोसिस कहलाता है। तो जल का अवशोषण ऑस्मोसिस या प्राशरण द्वारा होता है। आयंस जो हैं उनका अवशोषण इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के द्वारा होता है, यानी कुछ जो आयंस हैं वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा भी आकर्षित होकर प्लाज्मा झिल्ली को पार करके अवशोषित हो जाते हैं। जब एक साइड में पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाता है तो आकर्षण बल के द्वारा जो नेगेटिव चार्ज है या जो नेगेटिव आयंस हैं वो भी इस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित होते हैं, जिसको बाय इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहते हैं। तो अवशोषण आहारनाल के किस भाग में कितना होता है, कैसे होता है, इसकी हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मुख या मुख गुहा द्वारा अवशोषण। मुख गुहा में वैसे सामान्यतः किसी भी भोजन के घटक का अवशोषण नहीं होता, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में या माइन्यूट अमाउंट में हम कह सकते हैं कुछ एमिनो अम्ल्स या कुछ हार्मोन्स या कुछ जो ड्रग्स हैं वो मुख गुहा के द्वारा अब्जॉर्ब हो सकती हैं, वो अवशोषित हो सकती हैं। उसके बाद में आमाशय, ग्रसिका में कोई अवशोषण नहीं होता है, ग्रसनी में कोई अवशोषण नहीं होता है। उसके बाद में आमाशय या स्टोमक की बात करें तो आमाशय में भी वैसे प्रमुख रूप से किसी भी भोजन के उत्पाद का या भोजन के घटक का अवशोषण नहीं होता है। हालांकि कुछ मात्रा में जल और जो अल्कोहल है वो अल्कोहल और जल हैं वो अवशोषित हो सकते हैं। साथ में कुछ जो पेन किलर जो मेडिसिन्स हैं उनका अवशोषण भी आमाशय के द्वारा हो जाता है। अल्कोहल है वो आमाशय से अवशोषित होकर जब लीवर में पहुंचती है तो वहाँ वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, और जब अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो यह एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है जिस दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अल्कोहल है वो अपने सेरेब्रल ब्रेन का जो सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों को प्रभावित करती है, अर्थात ये अपने प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क दोनों को प्रभावित करती है, जिससे सोचने समझने की क्षमता या जो विवेक की क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। और साथ साथ में अनुमस्तिष्क के प्रभावित होने से अपना जो चलने का संतुलन है या जो मांसपेशियों का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बिगड़ता है, जिससे आदमी लड़खड़ा कर चलता है। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से जब एल्डिहाइड बनता है तो ऐसी स्थिति में जो लीवर है उस लीवर में फैटी एसिड्स के स्थान पे फाइबर्स का स्टोरेज है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का जो लीवर है वो फैटी लीवर कहलाता है, या इसको फैटी लीवर सिंड्रोम कह देते हैं। तो आमाशय में कुछ मात्रा में जल और अल्कोहल या पेन किलर जो मेडिसिन है उनका अवशोषण होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्षुधांत्र के द्वारा अवशोषण, अब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं ये आपके साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि पाचन की लगभग संपूर्ण प्रक्रिया और अवशोषण की भी लगभग संपूर्ण प्रक्रिया क्षुधांत्र के द्वारा संपन्न होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्षुधांत्र की जो भित्ति है उसमें सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं।
सर्कुलर फोल्ड्स के अलावा यहाँ आंत्र की भित्ति में रसांकुर और सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं। आंत्र की भित्ति में अनेक अंगुली समान प्रवर्ध उपस्थित होते हैं जिनको रसांकुर या विलाई कहा जाता है। इन विलाई की सतह पर रोम समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई कहा जाता है। तो इन रसांकुरों एवं सूक्ष्मांकुरों की उपस्थिति के कारण आंतरीय उपकला की सतह का क्षेत्रफल लगभग 600 गुना बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण के लिए काफ़ी सतह उपलब्ध हो जाती है। और आंत्र उपकला की कोशिकाएं जिसमें प्रमुख रूप से एंटेरोसाइट्स या आंतरीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, वह फिर भोजन के लगभग सभी उत्पादों का अवशोषण यहाँ पर संपन्न होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एक जो विलाई है, उस विलाई की संरचना जब हमने देखी थी तब मैंने आपको बताया था कि एक विलाई जो है वो इस प्रकार की एक संरचना होती है। उसके अंदर एक धमनी की शाखा प्रवेश करती है, साथ में एक शिरा की जो है वो बाहर निकलती है। इनके मध्य रक्त केशिकाओं का जो है वो सेतु है वो बनता है। इन धमनी और शिरा के बीच में एक लसिका वाहिनी उपस्थित होती है जिसको लैक्टियल कहते हैं। तो एक रसांकुर जो है, उस रसांकुर जो है इसकी ये सेल्स हैं, इस सेल्स को हम एंटेरोसाइट कह देते हैं। बीच बीच में कुछ दूसरी एंडोक्राइन सेल्स या कुछ दूसरी सेल्स भी, श्लेष्मा स्रावित करने वाली गोबलेट सेल्स भी इस एंटेरोसाइट के बीच बीच में पाई जाती हैं। एक जो विलाई है वो विलाई एक रक्त की धमनी और एक शिरा इसके अंदर पाई जाती है, साथ में एक लसिका वाहिनी भी होती है। तो यहाँ पर जो ये जीआई का जो ल्यूमन है या जो आंतरीय गुहा है, इस गुहा से भोजन जो है या भोजन के घटक अवशोषित होकर इस आंत्र उपकला की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। वहाँ से फिर ये रक्त धमनी या फिर जो लसिका वाहिनी है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो वसा एवं वसा में घुलनशील जो विटामिन्स हैं या कोलेस्ट्रॉल है आदि, इन सब का अवशोषण लसिका वाहिनी में होता है। इसी कारण इसको लैक्टियल भी कहा जाता है। लेकिन बाकी जो भी भोजन के उत्पाद हैं जिसमें मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, जल में मिले विटामिन्स, मिनरल्स हो सकता है या जल हो सकता है, इन सब का अवशोषण ब्लड में होता है, रक्त में होता है। वहाँ से अवशोषित होकर ये हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा फिर लिवर में पहुँचते हैं और वहाँ से फिर यकृत शिरा के द्वारा ये रक्त तक पहुँचाया जाता है। तो आंत्र में विभिन्न भोजन के घटकों का अवशोषण कैसे होता है, जिसमें जो प्रमुख कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण और स्वांगीकरण, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो पाचन के उपरांत मोनोसेकेराइड में टूट जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज प्राप्त होते हैं। साथ में अरेबिनोज या जाइलोज शर्कराएँ भी वो प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अवशोषण एक सक्रिय परिवहन विधि द्वारा होता है। द्वितीयक सक्रिय परिवहन यहाँ पर होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज सोडियम आयन के साथ द्वितीयक सक्रिय परिवहन द्वारा अवशोषित होते हैं। इनका जो कैरियर प्रोटीन है वो कैरियर प्रोटीन एक साथ सोडियम के एक तरफ सोडियम के साथ बाइंडिंग एफिनिटी दिखाता है, दूसरी तरफ यह ग्लूकोज या गैलेक्टोज से बाइंड कर सकता है। चूँकि इसकी बंधुता गैलेक्टोज से ज़्यादा होती है ग्लूकोज की अपेक्षा, अतः गैलेक्टोज की जो परिवहन की दर है वो ग्लूकोज की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इस कैरियर प्रोटीन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो ग्लूकोज की अपेक्षा गैलेक्टोज से ज़्यादा होती है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहाँ पर इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कैसे इसका अवशोषण होता है। ये एक कैरियर प्रोटीन है। इस कैरियर प्रोटीन ये एक साइड में सोडियम आयन के साथ बाइंड करता है, दूसरी साइड में ये ग्लूकोज या गैलेक्टोज के साथ बाइंड कर सकता है। सोडियम आयन यहाँ पर अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार गमन करेगा, यानी यहाँ पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो सोडियम आयन जो है वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, यानी अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। परंतु इसके साथ में ग्लूकोज या गैलेक्टोज जो हैं वो इनकी जो सांद्रता है वो यहाँ पर कम है, जबकि आंत्र की कोशिका के अंदर इसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये मॉलिक्यूल अपनी सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा की ओर गमन करते हैं। तो ये एक प्रकार का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसमें एक जो अणु है वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जा रहा है, जबकि उसके साथ में कोई दूसरा अणु है वो उसके अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में गमन करता है। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हैं इनकी जो गैलेक्टोज की परिवहन की दर ज़्यादा होती है। तीसरी जो एक मोनोसेकेराइड जो है वो फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज का अवशोषण सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेड डिफ्यूजन द्वारा होता है। क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है,
तो यह एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम जानते हैं तभी होता है जब कोई अणु अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता हो। तो यहाँ पर फ्रक्टोज अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक बड़ा ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके परिवहन के लिए किसी वाहक अणु या किसी चैनल प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का जो विसरण है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण कहलाता है। तो फ्रक्टोज जो है वो अपने वाहक अणु के द्वारा अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर जाता है। कोशिका में प्रवेश करने के बाद में ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो सुसाध्य विसरण के द्वारा इस आंतरिक कोशिकाओं से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से ये फिर ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का जो अवशोषण है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी होता है, और फ्रक्टोज जो है उसका अवशोषण सुसाध्य विसरण के द्वारा होता है। अवशोषण के पश्चात अगर हम उसके स्वांगीकरण की बात करें तो हम जानते हैं कि जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्लूकोज यहाँ से जो आंतरिक शिरा के माध्यम से फिर ये हेपेटिक पोर्टल वेन में आती है, यानी यकृत निवाहिका शिरा में आती है। यकृत निवाहिका शिरा हम जानते हैं ये यकृत तक जाती है, यकृत में प्रवेश करेगी, तो वहाँ पर ग्लूकोज जो है वो लीवर में पहुँच जाता है। अब ग्लूकोज का आगे लीवर में क्या फैट होता है इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो या तो जो लीवर है वो ग्लूकोज की अगर अतिरिक्त मात्रा है या अधिक मात्रा में ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, या एक स्टोरेज या एक भंडार के रूप में लीवर के अंदर संग्रहित होता है। जैसे ही आवश्यकता होती है ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ब्लड में रिलीज किया जाता है। या फिर लीवर की जो सेल्स हैं वो स्वयं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसका ऑक्सीकरण करती हैं, जिससे पायरुविक एसिड बनता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। या फिर अधिक मात्रा में अगर ग्लूकोज हो तो फिर उसको फैट में या वसा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो आगे जाके एडिपोज टिश्यू में या वसीय ऊतकों में संग्रहित हो जाता है। तो अगर हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो भी वो फैट में कन्वर्ट होता है, जिससे भी मोटापा है वो बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण और जो स्वांगीकरण की प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होती है यह हमने इस के द्वारा समझा है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन्स के अवशोषण एवं स्वांगीकरण की। हम जानते हैं कि जब प्रोटीन का पाचन होता है तो पाचन के उपरांत जो प्रोटीन है वो प्रोटीन एमिनो एसिड्स में टूट जाता है। कुछ मात्रा में डाइपेप्टाइड एवं ट्राइपेप्टाइड भी पाचन के उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। एमिनो एसिड का अवशोषण भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट विधि के द्वारा होता है। इनका भी द्वितीयक सक्रिय परिवहन होता है। इनका परिवहन भी सोडियम आयन के द्वारा होता है। जिस प्रकार से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का परिवहन होता है उसी प्रकार से इन अमीनो एसिड्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। यहाँ पर जो ये कैरियर प्रोटीन है इसकी एक बाइंडिंग साइट सोडियम आयन के साथ में है और दूसरी अमीनो एसिड के साथ में है। तो सोडियम आयन उसी प्रकार अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार गमन करते हैं, जबकि अमीनो अम्ल है वो अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। दूसरे जो पाचन के उत्पाद जो हैं वो डाइपेप्टाइड एवं ट्राइपेप्टाइड हैं। इनका अवशोषण भी द्वितीयक सक्रिय परिवहन यानी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर इनका जो ट्रांसपोर्टर है वो HN का ट्रांसपोर्टर है, यानी ये HN के साथ गमन करते हैं। HN अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार गमन करता है और ये जो डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड हैं वो अपनी सांद्रता प्रवणता की विपरीत दिशा में गमन करते हैं। कुछ मात्रा में जो प्रोटीन्स है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा भी जो है वो सेल्स के द्वारा अवशोषित की जाती है। आंतरिक कोशिकाओं या एंटेरोसाइट में पहुंचकर डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड का पाचन हो जाता है और वो एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। एमिनो एसिड जो है वो सामान्य विसरण के द्वारा अब आगे जो ब्लड में या जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार प्रोटीन का जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो अभी सामान्यतः सक्रिय परिवहन के द्वारा संपन्न हो जाती है। अगर हम प्रोटीन के स्वांगीकरण की बात करें तो हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा जो एमिनो एसिड्स हैं वो लीवर तक पहुंचते हैं। लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो प्रोटीन या एमिनो अम्ल का किस प्रकार से उपभोग कर सकती हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमिनो अम्ल है या तो इनका नए प्रोटीन के संश्लेषण के रूप में इनका उपभोग कर लिया जाता है, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा एमिनो एसिड्स हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एमिनो एसिड है वो पायरुविक एसिड या पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पायरुविक एसिड में बदलता है और पायरुविक एसिड जो है वह रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे संबंधित एंजाइम जो है वो लिवर कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। या फिर एमिनो अम्ल का डी एमिनेशन या ट्रांस एमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा किसी एमिनो एसिड को किसी दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड में भी बदला जाता है। इस दौरान मैंने आपको बताया था कि डी एमिनेशन के फलस्वरूप एमिनो एसिड का जो अमोनियम
आयन जो है वो पृथक हो जाता है, या इसका जो एमीन भाग है वो अलग हो जाता है, जो आगे जाके अमोनियम आयन बनाता है। वो अमोनियम आयन जो है वो लिवर में ऑर्निथिंग चक्र के द्वारा उसको यूरिया में बदल लिया जाता है, जिससे यूरिया का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एमिनो एसिड से प्रोटीन निर्माण या ग्लूकोज का निर्माण या फिर यूरिया का जो निर्माण है वो एमिनो एसिड का हो सकता है। तो ये प्रोटीन के स्वांगीकरण की जो क्रियाविधि है वो इस प्रकार समझी जा सकती है। उसके बाद में हम वसा के अवशोषण एवं स्वांगीकरण की बात करते हैं। वसा का अवशोषण यहाँ पर थोड़ा अलग प्रकार से होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वसा का जो अवशोषण है वो लसिका वाहिनी में होता है, और ये लसिका वाहिनी जो है वो दीर्घरोम या जो रसांकुर हैं उस रसांकुर के अंदर उपस्थित होती हैं। वसा जो है, वसा के पाचन के लिए हमने पहले भी चर्चा की थी कि इस दौरान वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन करना आवश्यक होता है। तो वसा के पायसीकरण में पित्त लवण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट प्रमुख हैं। पाचन के पश्चात भी पित्त लवण जो हैं वो वसा के अवशोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वसा के अणु जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए वसा की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो वापस समूहित होकर बड़ी ड्रॉपलेट्स का निर्माण कर सकती हैं। इससे बचने के लिए जो फैटी एसिड्स या जो मोनोग्लिसरॉइड्स हैं या फिर जो ग्लिसरॉल है, इन सब के साथ पित्त लवण जुड़ जाते हैं, और पित्त लवण का जो ध्रुवीय सिरा है वो बाहर की तरफ रहता है और जो अध्रुवीय सिरा है वो अंदर की तरफ रहता है। तो इस प्रकार से जो फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसरॉइड या ग्लिसरॉल और उनके साथ जब पित्त लवण जुड़ जाते हैं तो फिर इस प्रकार से बनी हुई संरचनाएं जो हैं वो जल में घुलनशील होती हैं, क्योंकि पित्त लवण का जो ध्रुवीय सिरा है या जो पोलर एंड है वो बाहर की तरफ रहता है, और पोलर एंड के बाहर की तरफ रहने के कारण वो जल में घुलनशील होता है। क्योंकि ध्रुवीय जो समान जो विलायक हैं वो समान को घोलते हैं, हम जानते हैं। तो जल भी एक ध्रुवीय अणु है, और पित्त लवण का ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ होने से वो भी एक ध्रुवीय अणु में बदल जाता है। तो पित्त लवण इस तरह से चारों तरफ सरफेस, इसका जो पोलर एंड है वो बाहर की तरफ होता है, और इसके अंदर फिर जो फैटी एसिड्स या मोनोग्लिसरॉइड है या फिर कोलेस्ट्रॉल या फोस्फोलिपिड हो सकते हैं, ये इसके अंदर की तरफ होते हैं। तो इस प्रकार की बनी संरचनाएं मिसेल्स कहलाती हैं। तो वसा का अवशोषण इन मिसेल्स के माध्यम से होता है। ये मिसेल्स जैसे ही एंटेरोसाइट के संपर्क में आती हैं या आंतरिक उपकला की कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं, तो मिसेल के अंदर से जो फैटी एसिड्स या मोनोग्लिसरॉइड या ग्लिसरॉल हैं वो आंतरिक कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, और पित्त लवण पुनः वापस यहाँ पर जो जीआई जो ल्यूमन है उसके अंदर रह जाते हैं। ये जो पित्त लवण है फिर दूसरे मिसेल निर्माण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्वतंत्र वसीय अम्लों या स्वतंत्र मोनोग्लिसराइड एवं मिसेल्स के मध्य एक साम्य बना रहता है, और इसी साम्य के कारण फैटी एसिड्स हैं वो मिसेल का निर्माण करते हैं, और मिसेल के टूटने से वापस फैटी एसिड्स हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं या फिर वो आंतरिक उपकला द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, और पित्त लवण जो है वो पुनः अलग होकर नए मिसेल निर्माण में भाग लेते हैं। लेकिन वसा अम्ल या वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के आंतरिक उपकला कोशिकाओं में प्रवेश करने के उपरांत ये फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, यानी चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर इनको वापस जोड़कर ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण किया जाता है, यानी वापस वसा का संश्लेषण हो जाता है, और जो चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका है वो उसके ऊपर यानी जो ट्राइग्लिसराइड हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण चढ़ा देती है। तो इस प्रकार से इस प्रोटीन आवरण युक्त जो ट्राइग्लिसराइड हैं, ऐसी संरचनाएं जो हैं उन संरचनाओं को काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। तो काइलोमाइक्रोन वास्तव में क्या है, जिसके अंदर कोई वसा अणु है, इसके साथ फोस्फोलिपिड भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, या ये ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं, और उसके ऊपर एक एम्फीपैथिक एक उभयधर्मी प्रोटीन का आवरण होता है। तो ऐसी बनी हुई संरचनाएं काइलोमाइक्रोन कहलाती हैं। ये काइलोमाइक्रोन जो हैं वो फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकलती हैं, और ये फिर आगे लसिका वाहिनी या लैक्टियल में प्रवेश करती हैं। इनका अवशोषण जो है वो रक्त नलिकाओं में नहीं हो सकता, क्योंकि रक्त केशिकाओं के ऊपर पॉलीसेकेराइड का एक जो अवरोधी आवरण जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण से इनका जो अवशोषण है वो रक्त केशिकाओं में नहीं हो पाता है। काइलोमाइक्रोन लसिका वाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं, और लसिका वाहिनी हम जानते हैं कि आगे जाके जो लसिकाएँ हैं वो सिरा में खुलती हैं। तो लसिका जो है वो जब सिरा में मिलती है तो काइलोमाइक्रोन भी इसके साथ ही सिरा में या रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। अब रक्त में यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको लिपोप्रोटीन लाइज कहते हैं। लिपोप्रोटीन लाइज एंजाइम की उपस्थिति में काइलोमाइक्रोन के ऊपर उपस्थित प्रोटीन आवरण का अपघटन हो जाता है, वो प्रोटीन आवरण डिग्रेड हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड मुक्त हो जाते हैं।
और ट्राइग्लिसराइड या जो वसा अणु है इनको फिर एडिपोज टिश्यू या वसीय ऊतकों में इनको स्टोर कर लिया जाता है, ये वसीय ऊतकों में स्टोर हो जाते हैं। आवश्यकता अनुसार इनको जब आवश्यकता होती है तो लीवर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और इनका आगे फिर कार्बोहाइड्रेट में या किसी दूसरे प्रकार के मेटाबॉलिज्म में इसका उनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से वसा का अवशोषण लसिका वाहिनी में होता है और यह हेपेटिक पोर्टल वेन में न जाकर ये जो हैं ये फिर रक्त धारा में प्रवेश करते हैं, आगे लसिका वाहिनी में जाते हैं और वहाँ से फिर ये रक्त शिरा में प्रवेश करते हैं और वहाँ से फिर ये एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होते हैं। तो वसा का अवशोषण हम इस पूरे रेखा चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद में विटामिन के अवशोषण की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जल में जो विलय विटामिन हैं, जल में विलय विटामिन का अवशोषण रक्त में होता है, जबकि वसा में विलय विटामिन का अवशोषण वो लसिका में होता है। जल में मिले विटामिन जो हैं वो सामान्य विसरण के द्वारा या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी किसी कैरियर या चैनल प्रोटीन के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। विटामिन B12 के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। यह एक बड़ा अणु होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है। इसके अवशोषण के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसको इंट्रिंसिक कारक कहा जाता है और इंट्रिंसिक कारक जो है वो आमाशय की जो ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं या परिधीय कोशिकाएं हैं उनके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इंट्रिंसिक कारक के अभाव में विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में RBC का निर्माण नहीं होता है, जिसे एनीमिया हो जाता है, जिसको पर्नीशियस एनीमिया ये कहा जाता है। इसके बाद में जो वसा विलय विटामिन हैं इनका अवशोषण वसा के समान ही लसिका वाहिनी में हो जाता है। अगर हम बात करें जल के अवशोषण की तो जल का अवशोषण मैंने आपको बताया था कि अधिकांश या लगभग 80% जो जल है वो क्षुधांत्र की उपकला कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। कुछ मात्रा में जल जो है वो वृद्धांत्र में अवशोषित होता है और जल कितना अवशोषित वृद्धांत्र में उसका कितनी मात्रा में अवशोषण होता है उसी प्रकार से जो है वो विष्ठा का संगठन तय होता है। जल का अवशोषण परासरण के द्वारा होता है क्योंकि आंतरिक उपकला में भोजन के घटकों के अवशोषित हो जाने से उसकी परासरणीय सांद्रता बढ़ जाती है। फलस्वरूप जो जल है वो परासरण के द्वारा उन कोशिकाओं में अवशोषित होने लगता है। जल के अवशोषण के लिए जो चैनल्स पाए जाते हैं उनको एक्वापोरिन चैनल कहा जाता है और आंतर उपकला में जो जल अवशोषण करने वाले चैनल उपस्थित होते हैं वो एक्वापोरिन फर्स्ट प्रकार के चैनल होते हैं। तो एक्वापोरिन फर्स्ट प्रकार के चैनल के माध्यम से जल जो है वो परासरण के द्वारा आंतरिक उपकला कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अगर हम बात करें आयंस के अवशोषण की तो जो आयंस है उन आयंस का अवशोषण भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विधि के द्वारा होता है। इनके लिए कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन जो हैं वो आंतरिक उपकला की प्लाज्मा कला में पाए जाते हैं। तो कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और फेरस आयरन जो है वो अपनी फेरस या Fe+2 स्टेज में अवशोषित होता है और सल्फेट आयन, इन सभी आयन का अवशोषण जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, यानी इस दौरान कोशिका की अपनी ऊर्जा खर्च होती है। और कुछ जो ऋणात्मक आयन हैं या नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स हैं जैसे क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है या फिर आयोडाइड है, इनका अवशोषण फिर स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा होता है क्योंकि धनात्मक आयन के अवशोषण हो जाने से अंदर की तरफ धनायन बढ़ जाता है, जिससे जो ऋणायंस हैं वो स्थिर वैद्युत आकर्षण के द्वारा अवशोषित होकर कोशिका झिल्ली को पार करके ये प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इनका अवशोषण भी किसी चैनल या कैरियर जो प्रोटीन है उनके द्वारा होता है। इसके साथ यहाँ पर एक जो हार्मोन्स है जो किडनी के द्वारा रिलीज होता है जिसको कैल्सिट्रायोल या विटामिन D3 कहते हैं। ये जो हार्मोन है ये कैल्शियम आयन के अवशोषण की दर को बढ़ा देता है, यानी कैल्शियम आयन का अवशोषण है इस आयन की उपस्थिति में इस हार्मोन की उपस्थिति में इसकी अवशोषण की दर बढ़ जाती है। आयरन जो है वो आयरन के बारे में थोड़ा यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। आयरन जब आंतरिक उपकला कोशिका में अवशोषित होकर प्रवेश करता है तो वहाँ पर ये एक प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। आयरन के अवशोषण के लिए उसका Fe+2 अवस्था में होना आवश्यक है और इसकी हम चर्चा हम पहले कर चुके हैं। HCl जो है वो इसको Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट करता है। आंतरिक उपकला कोशिकाओं में आयरन एक प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है जिसको फेरेटिन प्रोटीन कहते हैं। फेरेटिन प्रोटीन के साथ ये बंधित होकर यहाँ पर स्टोर रहता है। जैसे ही आयरन की कमी होती है या इसकी आवश्यकता होती है ये कोशिकाएं इसको ब्लड में मुक्त कर देती हैं। यहाँ पर ये एक प्रोटीन के साथ जुड़कर रक्त धारा में गमन करता है जिसको ट्रांसफेरिन प्रोटीन कहते हैं। तो आयरन का जो गमन है वो ट्रांसफेरिन प्रोटीन के द्वारा होता है। अगर अधिक मात्रा में आयरन अगर होता है आंत्र में तो फिर आंत्र उपकला की कोशिकाएं उसको वापस जो GI ल्यूमन है वहाँ पर ये रिलीज कर देती हैं। तो आयरन हम चाहे डाइट में कितना ही लें बॉडी उसको उतना ही अब्जॉर्ब करती है जितना उसको शरीर की आवश्यकता होती है। बाकी जो आयरन है वो विष्ठा के द्वारा बाहर निकल जाता है।
इसी प्रकार जो अलग दूसरे जो आयंस हैं उनकी भी अपनी एक अवशोषण की एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर जो आयरन है उसका थोड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने उसकी विस्तार से यहाँ पर चर्चा की है। आयंस के अवशोषण के बाद में इस प्रकार क्षुदांत्र के द्वारा लगभग भोजन के सभी घटकों का अवशोषण हो जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आयंस और जो जल हैं। उसके बाद में अगर हम अब्जॉर्प्शन इन कोलन या वृद्धांत्र में अवशोषण की बात करें तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि वृद्धांत्र में कोई अवशोषण नहीं होता है, यहाँ पर कुछ मात्रा में जल का अवशोषण होता है। बाकी वृद्धांत्र का जो कार्य है वो विष्ठा का निर्माण करना होता है, और विष्ठा उत्सर्जन का जो कार्य की है वो भी वृद्धांत्र के द्वारा संपन्न होती है, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अवशोषण के बाद में एक टॉपिक और है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं, वो है हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो हार्मोन हैं, या हम सीधी भाषा में बात करें तो आहारनाल के जो हार्मोन्स हैं वो कौन से हार्मोन्स हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं और उनकी क्या कार्य होता है, क्या भूमिका होती है। वैसे तो हम सभी हार्मोन्स की चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक सारणी के माध्यम से इसकी दोबारा मैं बात कर लेता हूँ, जिससे आपको आगे याद करने में या समझने में आसानी रहे। तो पहला जो हार्मोन है वो गैस्ट्रिन है। हम जानते हैं कि गैस्ट्रिन है वो आमाशय की पाइलोरिक जो भाग है वहाँ की जी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। गैस्ट्रिन है वो जठर रस या आमाशय के द्वारा स्रावित होने वाले पाचक रस के श्रावण को प्रेरित करता है। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है, हमने पढ़ा था कि जो जी सेल्स हैं वो एक्टिव होती हैं और जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज करती हैं। ये गैस्ट्रिन है वो जठर ग्रंथियों पे आता है और जठर रस या गैस्ट्रिक जूस के श्रावण को ये प्रेरित करता है। उसके बाद में जब भोजन आमाशय से जब क्षुदांत्र में या ग्रहणी में प्रवेश करता है तो एंटेरोगैस्ट्रिन जो प्रतिवर्त है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ग्रहणी की जो कोशिकाएं हैं वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको जीआईपी या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहते हैं, या इसको एंटेरोगैस्ट्रिन भी कहते हैं। एंटेरोगैस्ट्रिन है वो जठर रस के श्रावण का अवमंदन करता है, जिसके फलस्वरूप जठर रस का श्रावण अवमंदित हो जाता है। उसके साथ ही ग्रहणी के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको सेक्रेटिन कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये अम्ल के श्रावण का विरोध करता है, यानी HCl के श्रावण को ये अवमंदित कर देता है, जठर रस के श्रावण को ये अवमंदित कर देता है। ये यकृत की कोशिकाओं के द्वारा पित्तरस के श्रावण को प्रेरित करता है। और ये अग्नाशय रस में, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अग्नाशय रस में ये बाइकार्बोनेट के आयंस के श्रावण को प्रेरित कर देता है, यानी ये कुल मिला के क्षारीय माध्यम को प्रेरित करता है। अम्लीय माध्यम है या अम्ल के श्रावण को ये रोकता है, जिससे ये अग्नाशय रस में ये बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा को ये बढ़ा देता है। उसके बाद में एक क्षुदांत्र के द्वारा आगे क्षुदांत्र में जब पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो क्षुदांत्र की जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम CCK-PZ यानी कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन कहते हैं इसको। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, ये कोलिसिस्टोकाइनिन यानी कोलिसिस्ट अर्थात पित्ताशय में ये संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे पित्ताशय पित्तरस को स्रावित करता है। ये अग्नाशय रस में एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ाता है। सेक्रेटिन है वो अग्नाशय रस में बाइकार्बोनेट की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि ये पैंक्रियोजाइमिन जो है वो अग्नाशय रस में एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ा देता है। उसके बाद में ड्यूक्राइनिन, ये भी ग्रहणी के द्वारा स्रावित होता है। ड्यूक्राइनिन ये ग्रहणी की जो ब्रूनर्स की ग्रंथियाँ जो अधश्लेष्मिका में उपस्थित होती हैं, सब म्यूकोसा में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो श्लेष्मा स्रावित करती हैं उनको ब्रूनर्स की ग्रंथियाँ कहा जाता है। तो ड्यूक्राइनिन जो है वो ग्रहणी की ब्रूनर्स की ग्रंथियों को श्लेष्मा स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद में एंटेरोक्राइनिन जो आंतरीय उपला की जो एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा रिलीज होता है। एंटेरोक्राइनिन है वो लिबरकुन की ग्रंथिकाओं को प्रेरित करता है, जिससे आंतरीय रस का जो श्रावण है वो बढ़ जाता है। विलिक्राइनिन ये भी आंतरीय उपकला के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। विलिक्राइनिन ये विलाई को प्रेरित करता है या विलाई के द्वारा अवशोषण की प्रक्रिया को प्रेरित कर देता है। तो ये कुछ प्रमुख हार्मोन्स हैं जो पाचन की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से भोजन का पाचन कैसे होता है, भोजन का अवशोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है और पाचन के दौरान भाग लेने वाले प्रमुख हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है, इन सभी के बारे में मैं अपने सारे लेक्चर्स के दौरान विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। साथ में मैं आपके साथ PDF भी शेयर करता जा रहा हूँ। तो पाचन की और अवशोषण की कार्यकी का ये अध्याय अपना इसके साथ ही संपन्न होता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है या कोई चीज़ आपकी नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे WhatsApp में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में मैं एक दूसरे जैव प्रक्रम के बारे में अगले वाले व्याख्यान में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।